नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में जोधपुर की जिला अदालत ने सोमवार को आसाराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आसाराम को अदालत में पेश किया गया था। आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई आज सुबह 11 बजे होगी। इसके पहले रविवार को मजिस्ट्रेट ने आसाराम को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड पूरी होने के बाद राजस्थान पुलिस ने आसाराम को अदालत में पेश किया। पुलिस ने एक और दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत से इसकी अनुमति नहीं मिली। आसाराम कोर्ट में यही कहते रहे कि वो बीमार हैं। उनके वकीलों का कहना था कि आसाराम की तबीयत खराब रहती है और उन्हें जेल के बजाय अस्पताल या दूसरी जगह रखा जाए। इस पर कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि जैसे अभी तक आसाराम की सेहत का ध्यान रखकर बंदोबस्त हुए हैं, वैसे ही जेल में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कोर्ट में आसाराम के वकीलों का कहना था कि आसाराम की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उन्हें जेल के बजाय अस्पताल या दूसरी जगह रखा जाए। इस पर कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि आसाराम की सेहत का ध्यान जेल में भी रखा जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आसाराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आसाराम को जेल ले जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट राकेश मोहन ने कहा कि जेल कानून का ही दूसरा प्रोस्पेक्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में दरी, पट्टी, कंबल, थाली और मग उन्हें दिया गया है और आसाराम की सेहत को देखते हुए जो भी जरूरत होगी उन्हें दिया जाएगा। निश्चित तौर से अगर हमें उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डेफिनेटली अलाउ कर देंगे। वो उनके जेल के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। यौन शोषण के आरोपी आसाराम को 15 सितंबर तक जोधपुर सेंट्रल जेल में अपने दिन काटने पड़ेंगे। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब तक अपने आश्रम में ऐशो आराम में रहने वाले आसाराम को अब जेल में वो ऐशो आराम नसीब नहीं होंगे। यहाँ जेल में उन्हें एक दरी, एक कंबल, एक थाली, एक मग दिया जाएगा, जो किसी भी आरोपी को हिरासत में रखे जाने पर मुहैया कराई जाती है। हालांकि जेल अधीक्षक का कहना है कि आसाराम की सेहत को देखते हुए अगर उन्हें कोई जरूरत होगी तो जेल प्रशासन उन्हें मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि आसाराम को जिस जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया है, यहाँ चिंकारा शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान भी कुछ दिन रह चुके हैं। नाबालिग से यौन शोषण के संगीन इल्जामों का सामना कर रहे आसाराम का नया पता और ठिकाना जोधपुर सेंट्रल जेल है, क्योंकि कोर्ट ने आसाराम को 15 सितंबर के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगर आसाराम को आज जमानत नहीं मिली तो अगले 15 सितंबर तक इसी जेल की काल कोठरी में आसाराम को अपना नया पता और ठिकाना जोधपुर सेंट्रल जेल है, क्योंकि कोर्ट ने आसाराम को 15 सितंबर के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगर आसाराम को आज जमानत नहीं मिली तो अगले 15 सितंबर तक इसी जेल की काल कोठरी में आसाराम को अपना वक्त बिताना होगा। सेंट्रल जेल में आसाराम को खास बैरक नंबर 1 में रखा गया है। इसी बैरक नंबर 1 में चिंकारा मामले में फंसे सलमान ने भी सजा काटी है। आसाराम को जेल डिस्पेंसरी के पास बने उसी कमरे में रखा गया है, जहां पहले भौरी मामले के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मंद्रेना को रखा गया था। आसाराम ने जेल में दाखिल होने से पहले अपने साथ लाए घी से तली पूरियों का भी स्वाद लिया। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम बापू पर पटना में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। हालांकि इस जमीन पर बापू की गतिविधियां होती इससे पहले ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की नजर पड़ गई और काफी मशक्कत के बाद पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन को खाली कराया जा सका। लेकिन इस मामले में आसाराम और उनके समर्थकों के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में नीतीश की पुलिस पर आसाराम की मदद करने का भी आरोप है। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम की फजीहत देश भर में हो रही है। देश के कई हिस्सों में आसाराम के पाखंड का पर्दा उठ रहा है। आसाराम को गुजरात के सूरत में भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। जमीन अतिक्रमण को लेकर आसाराम को ये जुर्माना देना पड़ सकता है। गुजरात सरकार आसाराम पर भारी जुर्माना की तैयारी कर रही है। आसाराम पर जहांगीरपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार जुर्माना की तैयारी में जुटी है। सूरत के जिलाधिकारी जेपी शिवहरे के मुताबिक कोर्ट के आदेशानुसार सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है और उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में फंसे आसाराम बापू के मुद्दे पर बीजेपी नेता आरती मेहरा के एक बयान से बीजेपी की मुसीबत बढ़ सकती है। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आरती मेहरा ने देश के सभी धर्मगुरुओं की संपत्ति की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता आरती मेहरा ने ये बात न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजित अंजुम के साथ एक डिबेट शो के दौरान कही। मैं पूरी तरह से ये कहूंगी कि इनकी सारी की सारी संपत्तियां, और वो ही नहीं दूसरे धर्मगुरु भी जो भी है, सबकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम को बाबा रामदेव ने भी अकेला कर दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि संत की महान गरिमा है और इसकी अपनी परंपरा है। किसी एक संत पर लगे आरोपों से पूरे संत समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। संतों को किसी महिला के साथ अकेले नहीं बैठना उठना चाहिए ताकि उन पर उंगली उठाई जा सके। साथ ही रामदेव ने कहा कि जांच पूरी होने तक हम सबों को धैर्य रखना चाहिए।
संतों के लिए जो मर्यादा निर्धारित की गई उसका सब पालन करेंगे तो इस तरह का अपवाद कहीं जो है प्रश्न भी उठने का अवसर नहीं मिलेगा। संसद के दोनों सदनों में फूड सिक्योरिटी बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा में भी फूड बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इस बिल के पास हो जाने से देश की 2/3 आबादी को हर महीने सस्ते अनाज पाने का हक मिलेगा। यूपीए 2 के लिए ये बिल अगले आम चुनाव में गेम चेंजर प्लान है। यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी भी इस बिल को हर हाल में लोकसभा चुनाव से पहले पास कराना चाहती थी। फूड बिल से देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ता अनाज का फायदा मिलेगा। ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा। राज्यसभा में लंबी बहस के बाद इस बिल को पास किया गया। पिछले हफ्ते इस बिल को लोकसभा में पास किया गया था। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल जांच के लिए सोमवार को अमेरिका रवाना हो गई। सोनिया गांधी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी बेटी प्रियंका वाड्रा के साथ रवाना हुई। इससे पहले भी सोनिया ने अगस्त 2011 में एक बीमारी के लिए अमेरिका में सर्जरी कराई थी और पिछले साल फरवरी और सितंबर में भी जांच के लिए वहां गई थी। दरअसल सोनिया गांधी को पिछले हफ्ते लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें 5 घंटे अस्पताल में बिताने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। बीमार से परेशान सोनिया दवाई लेने के बाद भी संसद में बेचैनी महसूस कर रही थी, जिसके बाद ही बीमारी के इलाज के सिलसिले में वो सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी भारत लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिंदे ने कहा कि हम एक एक करके ऐसे सभी आतंकियों को भारत लाएंगे, केवल इंतजार करने की जरूरत है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना। दाऊद पर मुंबई विस्फोटों की साजिश रचने और धन मुहैया कराने का आरोप है। गृह मंत्री के रूप में शिंदे के कार्यकाल में सुरक्षा एजेंसियां अब्बू जिंदाल, अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकिल समेत कई वांछित आतंकवादियों को भारत वापस लाने में सफल रही है। गौरतलब है कि शिंदे ने पिछले साल 31 जुलाई को कार्यभार संभाला है। आर्मी चीफ दोनों देशों की सेना के बीच मजबूती पर बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से बढ़ती नजदीकियां और मजबूत होते रिश्तों को देखते हुए आर्मी चीफ सेना के आपसी सहयोग पर जोर देंगे। आर्मी चीफ ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्तों को बेहतर करने पर भी बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ की इस यात्रा पर दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य सुधार के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आर्मी चीफ की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 2G घोटाले से संबंधित कोई भी केस उच्चतम न्यायालय में नहीं सुना जाएगा। जस्टिस GS सिंघवी और KS राधाकृष्णन की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। 2G घोटाले के आरोपी शाहिद बलवा, राजीव अग्रवाल, आसिफ बलवा और रविंद्र कुमार चंदोलिया द्वारा याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले सोमवार को CBI ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में दिल्ली की एक अदालत के सामने स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा की याचिका का विरोध किया, जिसमें उसने स्वयं उपस्थित होने से छूट मांगी थी। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में मामूली कहासुनी के बाद 9वीं क्लास के एक छात्र को कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक छात्र का नाम हिमांशु है और वो सादीपुर इलाके का रहने वाला है। सोमवार को देर शाम वो अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन से लौट रहा था और इसी बीच साइकिल पर जा रहे 2 लड़कों से हिमांशु की मामूली कहासुनी हो गई। ये बात उन दोनों लड़कों को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने हिमांशु को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद घायल हिमांशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नाबालिग हैं। बीसीसीआई की 25 सितंबर को चेन्नई में बुलाई गई आम सभा की विशेष बैठक में ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बीसीसीआई के एक अधिकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुण जेटली की अनुशासन समिति की तैयार रिपोर्ट की सामग्री पर रविवार को कोलकाता में कार्य समिति की बैठक के दौरान चर्चा की गई। अधिकारी के मुताबिक समिति की रिपोर्ट में ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। उनके भविष्य पर फैसला करने के लिए 25 सितम्बर को चेन्नई में आम सभा की विशेष बैठक बुलाई गई है। मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए SGM में बीसीसीआई को 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब हुआ कि कम से कम 21 सदस्यों को प्रतिबंध के पक्ष में मतदान करना होगा। अगर 11 सितंबर को उच्चतम न्यायालय की सुनवाई N श्रीनिवासन के पक्ष में रहती है तो वो SGM की अध्यक्षता करेंगे।